यस पीपल, गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग टू ऑल इंटरमीडिएट स्टूडेंट। कैसे हैं सब लोग? होप सो आप सब लोग बहुत बढ़िया रहेंगे। मैं बता दूं, मैं भी बहुत अच्छा हूं। सो क्वेश्चन नंबर, आपको मैंने 4 क्वेश्चन एग्जॉस्टिव कवरेज में दिए हैं। पहले लेक्चर में आपने देखा होगा जो सुपर 30 का आपको जो दिए, तो सुपर 30 में मैंने आपको ऑलरेडी कौन कौन से क्वेश्चन करा लिए, तो आपको याद रहेगा। तो आपको मैंने कौन कौन से क्वेश्चन एग्जॉस्टिव कवरेज में कराए हैं। दैट एग्जॉस्टिव कवरेज में वी डिड द क्वेश्चन नंबर आई थिंक 9, 3, 2 and 21, 9, 3, 2 and 21। दैट वाज अ रेगुलर बैच सॉल्यूशन, जिसमें आपको पूरा एग्जॉस्टिव वे में बताया कि कैसे आपको क्वेश्चन करने का है। व्हाट अबाउट द अदर क्वेश्चन? सो गाइज, अदर क्वेश्चन यू हैव टू डू योरसेल्फ, बिकॉज आप भी तो कुछ करेंगे। सब मैं आपको करा के दे दूंगा, तो आप लोग क्या करेंगे फिर? ठीक है, क्योंकि एग्जाम में तो आप ही को करना रहेगा। क्वेश्चन नंबर 1 दैट इज सिमिलर टू द क्वेश्चन नंबर 21। ये जो क्वेश्चन नंबर 1 है, ये आपका सिमिलर है क्वेश्चन नंबर 21 से। तो जैसा मैंने आपको क्वेश्चन नंबर 21 कराया है ना, सिमिलर क्वेश्चन है ये वाला भी, जिसमें आप देखेंगे यहाँ पे 18 लाख हो जाता है और वो रेजिडेंट बनता है ऑल। तो उससे रिलेटेड ये जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 1 इज सिमिलर टू द क्वेश्चन नंबर आपका, दैट इज द क्वेश्चन नंबर 21 से सिमिलर है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 2 मैंने आपको ऑलरेडी करा लिया, दैट इज रिलेटेड टू द पूर्वी। क्वेश्चन नंबर 2 हो चुका है। क्वेश्चन नंबर 3 जो है, वो क्वेश्चन नंबर 3 भी आपका हो चुका है। क्वेश्चन नंबर 3 वाज रिलेटेड टू द राजीव। ये क्वेश्चन हो गया पीजीबीपी डायरेक्ट मेथड वाला, जो मैंने आपको डायरेक्ट मेथड से कराया था। पहले आप इनकम ले लिए उजिए, उसमें से आप एक्सपेंडिचर लेस कर दीजिए। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 2, 3 के बाद आपका क्वेश्चन नंबर 4। नाउ गाइस, क्वेश्चन नंबर 4 इज रिलेटेड टू द टोटल इनकम का क्वेश्चन है ये। और इसमें आपको 115 बीएससी के प्रोविजंस को भी फॉलो करना है। और मैंने आपको बहुत सारे क्वेश्चन दिए जिसमें 115 बीएससी लगाया है। आप देखेंगे, जैसे वो एक क्वेश्चन जो मैंने कराया था, क्वेश्चन नंबर 9, दैट वाज अमेजिंग ना। दैट क्वेश्चन वाज रिलेटेड टू दैट पर्सन। क्या नाम था उसका यार? क्वेश्चन नंबर 9 में बहुत ही प्यारा क्वेश्चन था वो क्वेश्चन। आपने धीरज, धीरज वाला क्वेश्चन, वो कितना अच्छा क्वेश्चन था, जिसमें 115 बीएससी भी था। तो चलिए, क्वेश्चन नंबर अगर मैं 4 की बात करूं, तो क्वेश्चन नंबर 4 क्या है? मैं आपको पूरा अभी सॉल्व यहां पे नहीं कराऊंगा, मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा कि इसमें कैसे क्या होगा करके, बाकी मैं आपको सॉल्यूशन बता दूंगा। ठीक है, चलिए। From the following detail, compute the total income and tax liability of the Siddhant, age 31 year, Delhi, both as per the regular provision of Income Tax Act and as per the Section 115 BAC for the assessment year 22-23, and advise Mr. Siddhant whether he could opt for Section 115 BAC or not। आपको ये एडवाइस करनी है कि 115 BAC उसको लेना चाहिए या नहीं लेना चाहिए। तो देखिए, सबसे पहले आपको सैलरी इंक्लूड द डियरनेस अलाउंस दे रखा है 3,35,000, दैट इज योर सैलरी इनकम। बोनस दे रखा है 11,000। सैलरी फॉर द सर्वेंट प्रोवाइडेड बाय द एम्प्लॉयर। एक चीज समझना, एम्प्लॉयर ने कोई भी सर्वेंट प्रोवाइड किया है, ये टैक्सेबल होता है स्पेसिफाइड एम्प्लॉय के लिए। और स्पेसिफाइड एम्प्लॉय किसको बोलते हैं पता है? जिसका सैलरी पूरे साल का 50,000 रुपीज या उससे ज्यादा है, उसको स्पेसिफाइड एम्प्लॉय बोलेंगे। तो आजकल तो हर कोई स्पेसिफाइड एम्प्लॉय होने वाला है। सो सैलरी ऑफ द सर्वेंट प्रोवाइडेड बाय द एम्प्लॉयर, इट इज गोइंग टू बी टैक्सेबल। सो यहां पे ये पहला वाला भी टैक्सेबल है, ये भी टैक्सेबल है, ये भी टैक्सेबल है। रेंट पेड बाय सिद्धांत फॉर हिज ओन अकोमोडेशन। यहां पे सिद्धांत ने अपने लिए कोई जो एक घर था, उसका अकोमोडेशन जो है, उसका उसने रेंट पे किया है। अब रेंट पे किया है, तो यहां पे देखते हैं कि उसको कोई डिडक्शन मिलेगा या नहीं। आगे क्या दे रखा है? बिल पेड बाय द एम्प्लॉयर फॉर द गैस, इलेक्ट्रिसिटी एंड वाटर प्रोवाइडेड फ्री ऑफ कॉस्ट एट द अबव फ्लैट, सो इट इज ऑल्सो गोइंग टू बी टैक्सेबल। जो भी आपको गैस फैसिलिटी दी जाती है या फिर इलेक्ट्रिसिटी फैसिलिटी, वाटर फैसिलिटी, दिस अमाउंट इज गोइंग टू बी टैक्सेबल फॉर द स्पेसिफाइड एम्प्लॉय, एंड एवरी एम्प्लॉय नाउ डेज ए स्पेसिफाइड एम्प्लॉय। आगे क्या दे रखा है? सिद्धांत परचेज अ फ्लैट इन द कोऑपरेटिव हाउसिंग सोसाइटी इन दिल्ली फॉर 4,75,000 रुपीज का उसने फ्लैट खरीदा इन द अप्रैल 2015 में, which was financed by the loan from the Life Insurance Corporation of India। Life Insurance Corporation of India से उसने लोन लिया था और रुपीज द 1,60,000, 15% का इंटरेस्ट रेट है। तो उसने लोन लिया और लोन से एक घर खरीदा, कहां पे? दिल्ली में। एंड हिज ओन सेविंग ऑफ 65,000 का उसने खुद का सेविंग यूज किया, एज वेल एज द डिपोजिट फ्रॉम द नेशनलाइज्ड बैंक फॉर रुपीज 2,50,000 टू होम दिस फ्लैट वाज गिवन ऑन द लीज फॉर द 10 ईयर। उसने क्या किया? बाकी वाला पैसा डिपोजिट से यूज किया। उसने क्या किया? किसी नेशनलाइज्ड बैंक को वो वाला फ्लैट है वो उसने भाड़े पे दे दिया, और भाड़े पे दिया तो अपन डिपोजिट देते हैं, वो डिपोजिट वाला अमाउंट उसने यूज किया। The rent payable by the bank is 3,500 per month. The following particulars are relevant. So यहाँ पे जो बैंक है वो बैंक उसने जो है बैंक को इंटरेस्ट वगैरह वो पे कर रहा होगा किस पे? 1,60,000 पे। और उसने जिस बैंक को ये भाड़े पे दे रखा है, नेशनलाइज्ड बैंक को, तो उन्होंने भाड़ा दिया है, रेंट इज 3,500 पर मंथ।
Following particulars are relevant. Municipal taxes paid by Siddhant is 4,300 का उसने म्यूनिसिपल टैक्स पे किया, ये आपको अलाउ हो जाएगा। हाउस प्रॉपर्टी की इनकम कैलकुलेट करते टाइम ये अलाउ हो जाएगा। हाउस इंश्योरेंस, एक बात बताइए, हाउस इंश्योरेंस का कोई खर्चा अलाउ होता है क्या? आंसर इज नो, बिकॉज आपको 30% स्टैंडर्ड डिडक्शन मिलता है, हाउस इंश्योरेंस का कोई खर्चा अलाउ नहीं होगा। He earned the 2,700 in the share speculation business and lost 4,200 in the cotton speculative business. एक बात समझिए, शेयर स्पेक्युलेटिव बिजनेस से 2700 का उसका प्रॉफिट है एंड गाइस 4200 कॉटन स्पेक्युलेटिव बिजनेस का उसका लॉस है। तो ये कॉटन स्पेक्युलेटिव बिजनेस का लॉस आप इससे सेट ऑफ कर सकते हैं, आंसर इज यस। स्पेक्युलेटिव बिजनेस का लॉस आप स्पेक्युलेटिव गेन से सेट ऑफ कर सकते हैं। तो यहां पे आप क्या करेंगे, 4200 माइनस आपका 2700 इतना सेट ऑफ हो जाएगा, और 1500 का जो लॉस है ना वो आप किसी और से सेट ऑफ नहीं कर सकते। 1500 का जो लॉस है वो किसी और से सेट ऑफ नहीं कर सकते। इट इज गोइंग टू बी कैरी फॉरवर्ड फॉर द नेक्स्ट 4 years। नाउ नेक्स्ट पार्ट। In the year 1617 he had gifted 30,000 to his wife and 20,000 to his son who was aged at 11 year. The gifted amount were advanced to Mr. Rajesh who was paying the interest 19% per annum। अब एक बात समझिए, उसने क्या किया, उसकी वाइफ को जो गिफ्ट किया था 30,000 का, एज वेल एज उसके सन को गिफ्ट किया था जिसकी एज 11 ईयर थी, उसको गिफ्ट किया था 20,000 का, और उस पे अब हर साल इंटरेस्ट आता है, वो इंटरेस्ट 19% पर एनम की रेट से आता है। तो 19% पर एनम की रेट से जो भी इंटरेस्ट आएगा दैट इज गोइंग टू बी क्लब इन हैंड्स ऑफ दिस पर्सन। नाउ नेक्स्ट पार्ट। Siddhant received 30,000 each from his 4 friends as a gift. So guys, 30,000 from the 4 friends, so multiply by 4, it comes to the 1,20,000. Aggregate money gifted is more than 50,000 rupees, so it is fully taxable under section 56(2)(10। ये 56(2)(10) में taxable हो जाएगा। He contributed 50,000 to the public provident fund, उसने public provident fund में पैसा डाला। तो PPF में जब आप डालते हो तो आपको 80C में डिडक्शन मिल जाएगा। चलिए अब आप एक बात समझेंगे, इस क्वेश्चन को हम कैसे सॉल्व करेंगे। तो आप एक एक हेड का इनकम ले लीजिए, बिकॉज ये टोटल इनकम का क्वेश्चन है, बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है। आप एक एक हेड का इनकम ले लीजिए करके, ठीक है। चलिए अब एक चीज समझना, ये दिल्ली में रहता है करके, ठीक है, दिल्ली में उसने भाड़े पे रह रहा है। तो भाड़े पे जब रह रहा है, खुद का घर तो उसने भाड़े पे दे रखा है और दिल्ली में वो भाड़े पे रह रहा है, तो क्वेश्चन यहां पे ये आता है कि क्या ये 80 जीजी का डिडक्शन ले सकता है क्या, वो रेंट पेड वाला? आंसर इज नो। 80 जीजी का डिडक्शन तब आपको पता है 80 जीजी का डिडक्शन नहीं ले सकते अगर जिस प्लेस पे आप रह रहे हो उस प्लेस पे आपका खुद का घर है। तो इसका खुद का घर है ना, उसने खुद का घर तो भाड़े पे दे रखा है, तो 80 जीजी का डिडक्शन इसको जो है वो नहीं मिलेगा। चलिए अपन इनकम की बात करते हो, तो सैलरी हेड में 3,35,000, सो 3,35,000 आप ले लीजिए, उसमें 3,35,000 एज इट इज आप ले लीजिए। बोनस है वो पूरा टैक्सेबल हो जाएगा करके। सैलरी ऑफ सर्वेंट एज वेल एज फ्री गैस एंड इलेक्ट्रिसिटी वो एज इट इज टैक्सेबल हो जाएगा, आपका 369,000 आ जाएगा। उसमें से 50,000 का स्टैंडर्ड डिडक्शन सैलरी हेड में मिलेगा, 3,19,000 है, ये आपका सैलरी हेड का नेट इनकम आ जाएगा। अब हाउस प्रॉपर्टी की बात करते हैं, तो हाउस प्रॉपर्टी में आपको पता रहेगा 3,500 पर मंथ का रेंट आ रहा है बैंक से। सो 3,500 मल्टीप्लाई बाय 12 कर दीजिए, तो ये आपका आ गया एक्चुअल रेंट, और यहां पे म्युनिसिपल वैल्यू, फेयर रेंट, स्टैंडर्ड रेंट नहीं दे रखा, तो मैं बोलूंगा ये तुम्हारा जीएवी हो जाएगा। उसने 4,300 का म्युनिसिपल टैक्स पे किया है, वो लेस कर दीजिए, आपका 37,700 आ गया। अब एक बात समझिए, इसमें से स्टैंडर्ड डिडक्शन आपका 30% और इंटरेस्ट ऑन लोन, उसने लोन ले रखा है कितना, 1,60,000 का, 15% की रेट से इंटरेस्ट है, लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन से ले रखा है, तो 160 मल्टीप्लाई बाय 15% आपका 24,000 का इंटरेस्ट आ गया। टोटल यहां पे आ जाएगा, ये आपका आ जाएगा, दैट इज द हाउस प्रॉपर्टी का नेट इनकम। अब मुझे एक बात बताइए, उसके बाद बिजनेस की बात करते हैं। तो बिजनेस की बात करते टाइम आप एक चीज ध्यान रखना, यहां पे बिजनेस की बात करते टाइम आप लोग क्या करेंगे, इनकम फ्रॉम स्पेक्युलेटिव बिजनेस है वो आपका 2,700 है, और लॉस फ्रॉम स्पेक्युलेटिव बिजनेस है वो 4,200 है, तो आप उससे सेट ऑफ कर देंगे, और 1,500 का लॉस और किसी से सेट ऑफ नहीं होगा, इसको आप क्या करेंगे, कैरी फॉरवर्ड करेंगे, उसको आप क्या करेंगे, कैरी फॉरवर्ड करेंगे। अब एक बात समझिए, जो बेटा जो है वो बेटे से जो भी बेटे को गिफ्ट किया था, बेटे को गिफ्ट कितना किया था आप देखेंगे यहां पे, बेटे को गिफ्ट किया था, दैट अमाउंट वाज 20,000 टू हिज सन, और उस पे 19% आ रहा है। तो आप एक काम करिए, 20,000 पे मल्टीप्लाई बाय 19%, इट्स कम्स टू द 3,800 का इंटरेस्ट इस बार आया होगा। अब 3,800 का इंटरेस्ट इस बार आया होगा, तो 3,800 में से जब बच्चे की इनकम आप ऐड करते हैं माइनर चाइल्ड की, तो आपको
1500 का आपको स्टैंडर्ड डिडक्ट वो मिलता है, क्या बोलते हैं, एग्जाम्शन मिलती है 1032 का, वो एग्जाम्शन ले लीजिए। लेकिन जो स्पाउस की इनकम है, वो स्पाउस की इनकम में आपका 30,000 मल्टीप्लाई बाय 11%, सॉरी 19%, सो आपका 30,000 मल्टीप्लाई बाय 19%, इट्स कम्स टू द 5,700। तो 5,700 ये टैक्सेबल हो जाएगा करके, ठीक है। अब एक बात समझिए, जो आपको 4 फ्रेंड से गिफ्ट मिला था वो ले लीजिए 1,20,000, तो आपका 128 आपका आ जाएगा आईएफओएस का इनकम। ये आपकी ग्रॉस टोटल इनकम आ गई। आपको एटीसी का डिडक्शन मिल जाएगा 50,000 और आप नॉर्मल टैक्स रेट से टैक्स निकाल दोगे। अब एक बात बताइए, अगर आप 115 बीएससी सेक्शन लेते हो जो न्यू प्रोविजन, तो 115 बीएससी लेते हो तो आपको क्या क्या नहीं मिलेगा। तो मैं एक बात बताऊं, ऊपर वाले अगर क्वेश्चन जो नॉर्मल क्वेश्चन है इसी से अगर मैं बात करूं, तो एक तो आपको नहीं मिलेगा ये स्टैंडर्ड डिडक्शन नहीं मिलेगा, एक तो आपको ये स्टैंडर्ड डिडक्शन नहीं मिलेगा। दूसरी चीज, हाउस प्रॉपर्टी के केस में आपका जो हाउस प्रॉपर्टी के केस में इंटरेस्ट का डिडक्शन मिलेगा क्योंकि ये एलओपी है। एलओपी के केस में आपका इंटरेस्ट का डिडक्शन मिलता है, वो तो एसओपी के केस में नहीं मिलता ना। एलओपी के केस में इंटरेस्ट का डिडक्शन मिलता है, कोई दिक्कत नहीं है करके, ठीक है। तो यहां पे हाउस प्रॉपर्टी के केस में कुछ भी चेंज नहीं होगा। उसके बाद अगर मैं आपको बिजनेस का लॉस है वो तो ऐसे भी कैरी फॉरवर्ड हो गया। उसके बाद आपको ये 1500 नहीं मिलेगा, तो ये जो 1500 है ये 1500 नहीं मिलेगा, एज वेल एज आपको एटीसी का डिडक्शन नहीं मिलेगा। तो ये आपके चेंजेस आएंगे। तो यहां पे आप देखेंगे तो आप देखिए यहां पे मैंने यहां पे ये डिडक्शन नहीं लिया आपका 50,000 का स्टैंडर्ड डिडक्शन। बाकी हाउस प्रॉपर्टी का इनकम सेम है, बिजनेस का इनकम सेम है। यहां 3,800 पूरा टैक्सेबल कर दिया, वो माइनर के केस में 1032 का जो एग्जाम्शन है वो एग्जाम्शन नहीं लिया, और उसके बाद में एटीसी का डिडक्शन नहीं लिया। तो ये वाला इनकम आ गया। अब आप इस पे वो 5-6 स्लैब रेट होती है, 5%, 10%, 15%, 20%, 25%, 30%, उससे आप टैक्स निकाल दीजिए। हेल्थ एंड एजुकेशन से ऐड करिए, आपको दोनों में से जो भी, क्या बोलते हैं, दोनों में से जो भी ज्यादा रहेगा उतना आपको जो है, दोनों में से जो भी ज्यादा रहेगा वो पे नहीं करना है, दोनों में से जो कम रहेगा वो आपको पे करना है। सो दिस इज दैट क्वेश्चन। नाउ गाइस, ये वाला जो क्वेश्चन है ये तो आप इजीली कर ही लेंगे। क्वेश्चन नंबर 5 जो टोटल इनकम का क्वेश्चन है, इसमें स्कोप ऑफ टोटल इनकम की बात की हुई है। एक रोजी करके और एक मैरी करके है। अब एक बात समझना, रोजी एंड मैरी आर सिस्टर, बोर्न एंड ब्रॉट अप इन मुंबई। रोजी वाज मैरिड इन 1982 एंड सेटल्ड इन कनाडा सिंस 1982, बट मैरी गॉट मैरिड इन सेटल्ड इन मुंबई, ठीक है। तो रोजी जो है वो आपकी नॉन रेजिडेंट है इस साल में, और यहां पे मैरी जो है वो रेजिडेंट एंड ऑर्डिनरीली रेजिडेंट होगी, राइट। Rosie got married in 1982 and settled in Canada since 1982, and Mary got married and settled in Mumbai. So Mary है वो रेजिडेंट एंड ऑर्डिनरी रेजिडेंट है, वो आपकी नॉन रेजिडेंट है। अब एक बात समझिए, नॉन रेजिडेंट के लिए सिर्फ इंडियन इनकम टैक्सेबल होती है, और आपके रेजिडेंट एंड ऑर्डिनरी रेजिडेंट के लिए पूरे वर्ल्ड की इनकम टैक्सेबल होती है। रेजिडेंट के लिए, रेजिडेंट एंड ऑर्डिनरीली रेजिडेंट के लिए, इसके लिए पूरे वर्ल्ड की इनकम टैक्सेबल होगी, इसके लिए सिर्फ इंडियन इनकम है वो इंडियन इनकम टैक्सेबल होगी करके, ठीक है। तो यहां पे इनकम वगैरह आप कैलकुलेट करेंगे, चेक करेंगे, आपको इजीली ये क्वेश्चन हो जाएगा। इसमें कोई इतना ज्यादा चीज है नहीं, आप इसको चेक करेंगे तो। उसके बाद ये क्वेश्चन तो मैंने शायद आपको करा रखा है, ये क्वेश्चन नंबर 6 मैंने आपको क्लास में करा रखा है कि एसईजेड का, जिसमें आपको एएमटी निकालना पड़ता है, ऑल्टरनेट मिनिमम टैक्स, और ऑल्टरनेट मिनिमम टैक्स है वो ऑल्टरनेट मिनिमम टैक्स वगैरह निकालना पड़ता है। इस क्वेश्चन में हुआ क्या था, तो देखिए आपने 17-18 में क्या किया, एक एसईजेड यूनिट सेटअप किया था। तो 17-18, 19, 20, 21 आपके एग्जाम के लिए 5th ईयर है, सो 100% डिडक्शन मिलेगा एक्सपोर्ट प्रॉफिट पे। अब एक बात समझिए, और आपने क्या किया, एक और यूनिट सेटअप किया जो कि तमिलनाडु में सेटअप किया था फॉर द एग्रीकल्चर के स्टोरेज के लिए, एंड फॉर द पर्पस ऑफ एग्रीकल्चर स्टोरेज के लिए आपने सेटअप किया। उसके लिए आपने जो खर्चा किया था वो कितना, 75 लाख का खर्चा किया था, जिसमें 10 लाख है वो आपका कॉस्ट ऑफ लैंड था। तो 10 लाख का कॉस्ट ऑफ लैंड है तो 65 लाख बिल्डिंग रहेगा, तो बिल्डिंग का डिडक्शन मिलेगा, लैंड का डिडक्शन आपको नहीं मिलता। 35 एडी में आपको पता रहेगा तो आपको बिल्डिंग का डिडक्शन ले सकते हो। 3 चीजों का डिडक्शन नहीं मिलता था, लैंड, गुडविल एंड फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट। सो लैंड, गुडविल एंड फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट का डिडक्शन आपको नहीं मिलता, बाकी सब चीजों का आपको डिडक्शन मिलता है। अब एक बात समझिए, इस क्वेश्चन को अपन कैसे करेंगे, तो सबसे पहले आपको दे रखा था प्रॉफिट ऑफ यूनिट लोकेटेड इन एसईजेड, एसईजेड यूनिट का प्रॉफिट दे रखा है। उसके बाद एक्सपोर्ट सेल्स ऑफ अबोव यूनिट दे रखा है और डोमेस्टिक सेल्स ऑफ अबोव यूनिट दे रखा है। तो आपका टोटल सेल 1 करोड़ होगा, उसमें से एक्सपोर्ट सेल कितना है, एक्सपोर्ट सेल आपका 80 लाख है। तो आपका अगर मैं बोलूं 80% आपका एक्सपोर्ट सेल है तो आपको 10AA का डिडक्शन मिलेगा नॉर्मल प्रोविजन में करके, ठीक है। और प्रॉफिट फ्रॉम ऑपरेशन ऑफ वेयरहाउसिंग फैसिलिटी बिफोर कंसीडरिंग डिडक्शन अंडर सेक्शन 35 एडी का डिडक्शन लेने से पहले आपका जो इनकम है वो 1 करोड़ 5 लाख है। अब एक बात समझिए, यहां पे आपको एएमटी के प्रोविजन भी फॉलो करना है, पहले आप नॉर्मल टैक्स निकाल दीजिए। एक चीज एग्जाम में हमेशा ध्यान रखना, अगर आपको एग्जाम में 10AA दिख जाता है, 35 एडी दिख जाता है, या फिर आपको मैंने बताया था 80 वो दैट 80 क्यूक्यू भी 80 आरआर भी दिख जाता है, या 80 JJA दिख जाता है,
है तो हमेशा ध्यान रखना ये एएमटी का क्वेश्चन है। हमेशा ध्यान रखना, अगर मना नहीं किया हो, इग्नोर एएमटी नहीं कर रखा है तो समझना आपको एएमटी का क्वेश्चन है। पहले आप नॉर्मल टैक्स निकाल दीजिए। तो नॉर्मल टैक्स हम कैसे निकालेंगे, आपकी इनकम कितनी है 40 लाख है, वो आपकी एसईजेड यूनिट का, उसमें से आपका एक्सपोर्ट प्रॉफिट पे 100% डिडक्शन मिल जाएगा बिकॉज इट इज द 5th ईयर। एक्सपोर्ट प्रॉफिट कैसे निकालेंगे, तो आपका जो प्रॉफिट है वो प्रॉफिट 40 लाख है, तो अपन क्या करेंगे 40 लाख का आपका प्रॉफिट है मल्टीप्लाई बाय एक्सपोर्ट टर्नओवर कितना 80 लाख डिवाइड बाय टोटल टर्नओवर 1 करोड़, तो आपका 32 लाख का एक्सपोर्ट प्रॉफिट आया, उस पर 100% डिडक्शन ले लीजिए, ये 100% हमने डिडक्शन ले लिया, तो 8 लाख का हमारा नेट प्रॉफिट बचा बिजनेस का। उसके बाद आपका जो वेयरहाउसिंग वाला बिजनेस है उसका प्रॉफिट 1 करोड़ 5 लाख दे रखा है, उसमें से आपने 35 एडी का डिडक्शन लिया, दैट बिल्डिंग वाला, बिल्डिंग पे ले सकते हो, सिर्फ लैंड पे नहीं ले सकते, टोटल 75 लाख का खर्चा किया, उसमें से जो बिल्डिंग का खर्चा है दैट इज द 65 लाख, तो आप 65 लाख का यहां पे डिडक्शन ले लीजिए, बाकी कितना बचेगा आपका 40 लाख, तो आपका यहां पे 48 लाख का क्या बच गया, आपका टोटल इनकम बच गया। अब ये आपका पार्टनरशिप फर्म है, एलएलपी है, तो एलएलपी के मिस्टर एक्स इज इंडिविजुअल, सॉरी इंडिविजुअल है, तो आप क्या करेंगे इस 48 लाख पे आप टैक्स कैलकुलेट करेंगे। ये जो 48 लाख है, इस 48 लाख पे आप क्या करेंगे टैक्स कैलकुलेट करेंगे, तो आपने नॉर्मल स्लैब रेट से टैक्स निकाल दिया। नॉर्मल टैक्स रेट से आपने स्लैब कैसे कैसे निकाल दिया, 48 लाख माइनस 10 लाख मल्टीप्लाई बाय 30% प्लस 1,12,500, दैट इज आपका 2,52,500 है, उसमें आप हेल्थ एंड एजुकेशन सेस को ऐड कर दीजिए, सो 4% आपने हेल्थ एंड एजुकेशन सेस ऐड कर दिया, ये आपका नॉर्मल टैक्स आ गया। अब आप एएमटी निकालेंगे, और एएमटी निकालने के लिए आपको क्या करना पड़ता है, पहले आप नेट टैक्सेबल इनकम निकाल दीजिए, एडजस्टेड टोटल इनकम निकालना पड़ता है एटीआई। एडजस्टेड टोटल इनकम निकालने के लिए पहले आपका नेट टैक्सेबल इनकम ले लीजिए, कितना आ गया 48 लाख। 48 लाख में से जितने आपने डिडक्शन 10AA का लिया उसको ऐड बैक कर दीजिए। आपने 35 एडी में डिडक्शन लिया उसको ऐड बैक कर लीजिए, लेकिन एक बात बताओ डिडक्शन ना लेते तो डेप्रीशिएशन तो मिलता, तो कम से कम डेप्रीशिएशन लेस होना चाहिए, तो आपने 65 लाख का वेयरहाउस पे डिडक्शन लिया है, अगर डिडक्शन ना लेते तो डेप्रीशिएशन बिल्डिंग पे 10% मिलता है, आप 10% लेस कर दीजिए, तो आपका 65 पे 10% कम्स टू द 6,50,000 आता, उतना लेस कर दीजिए, ये ऐड कर दीजिए, ये आपकी आ गई एडजस्टेड टोटल इनकम। अब बेटा एडजस्टेड टोटल इनकम को आपको टोटल इनकम जैसे ही ट्रीट करना है, बस आपका टैक्स रेट 18.5% रहेगा, तो आप इस पे 18.5% ले लीजिए। अब एक बात बताइए, एडजस्टेड टोटल इनकम 1 करोड़ से ज्यादा है तो सरचार्ज भी लगेगा, कितना 15% की रेट से ऐड करिए, सेस ऐड कर दीजिए, ये आपका आ गया एएमटी 30,64,450। आपका नॉर्मल टैक्स कितना आया था पता है, ओनली 13,02,600, और आपका एएमटी कितना आ गया, एएमटी आ गया 30,64,450, तो विच एवर इज हायर आपको पे करना पड़ेगा, यहां पे आप एएमटी पे करोगे, और जितना एएमटी ज्यादा पे करोगे बैलेंस वाला आपका एएमटी क्रेडिट बन जाएगा, बैलेंस वाला जो है वो आपका एएमटी क्रेडिट बन जाएगा। और अब मैंने यहां 115 बीएससी को और घुसाया, अब मैंने यहां पे 115 बीएससी को और घुसाया, अगर मां क्योंकि लिखा हुआ नहीं था इग्नोर द 115 बीएससी, कहीं पे 115 बीएससी अच्छा लिखा हुआ, एडवाइस करिए इसको 115 बीएससी ले सकता है नहीं, अगर वो 115 बीएससी लेना चाहता है तो मैं बताऊं 115 बीएससी अगर लेता है तो आपको याद रहेगा, अगर 115 बीएससी लेना चाहता है तो उस केस में तो क्या होगा कि भैया ये आपको 35 एडी के डिडक्शन ही नहीं मिलेगा, 35 एडी का डिडक्शन नहीं मिलेगा, 10AA का डिडक्शन नहीं मिलेगा, ये कोई डिडक्शन नहीं मिलेगा, इनकम पूरी टैक्सेबल हो जाएगी। तो देखिए अगर 115 बीएससी लेना चाहता है तो 42 लाख like computation of total income and tax liability of Mr. X for the असेसमेंट ईयर 22-23 अंडर द 115 बीएससी, तो आपकी नेट टैक्सेबल इनकम कितनी आई थी 48 लाख नॉर्मल प्रोविजन से। अब आपको ये डिडक्शन लेने ही नहीं देंगे, तो जब डिडक्शन लेने नहीं देंगे तो आप 32 लाख वापस ऐड बैक कर देंगे, एज वेल एज जो 65 लाख का डिडक्शन लिया था उसको अपन ऐड बैक कर लेंगे, बट आपको डेप्रीशिएशन दे देंगे। हम आपको डेप्रीशिएशन दे देंगे तो यहाँ पे 58,50,000 आया, तो 1,38,50,000 आपकी इनकम आएगी 115 बीएससी के हिसाब से। अब एक बात बताइए 115 बीएससी के हिसाब से 13850 आपकी इनकम आएगी, और इस पे आप टैक्स निकालेंगे स्लैब रेट से, और वो स्लैब रेट 6 स्लैब रेट यूज करिए, आप 6 स्लैब रेट है वो 6 स्लैब रेट आप यूज कर लीजिए। तो 6 स्लैब रेट जब आप यूज करेंगे तो 6 स्लैब रेट के हिसाब से जो भी आपका टैक्स आएगा उसमें आप सरचार्ज ऐड कर दीजिए, हेल्थ एंड एजुकेशन, ये आपका आ रहा है टैक्स। अब आप देखेंगे और एएमटी नहीं लगता, जब भी आप 115 बीएससी फॉलो करते हैं 115 बीएससी फॉलो करते हैं तो एएमटी नहीं लगता, नॉर्मल प्रोविजन के केस में एएमटी लग सकता है। तो 115 बीएससी के हिसाब से आपका टैक्स आ रहा है 46,55,430, और नॉर्मल प्रोविजन से इंक्लूडिंग एएमटी आप कंसीडर करते तो आपका 30 लाख आ रहा था। तो यहां पे एडवाइस क्या करेंगे इसको कि 115 बीएससी फॉलो करने की जरूरत नहीं है।
यहां पे एडवाइस करेंगे 115 बीएससी फॉलो करने की जरूरत नहीं, ये बहुत ही भयानक सा क्वेश्चन है करके, ठीक है। ये इतना क्वेश्चन, इतना जो है सिंपल क्वेश्चन नहीं है। यहां पे आप जो है वो बताएंगे कि 115 बीएससी जो है वो 115 बीएससी फॉलो करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि यहाँ पे टैक्स ज्यादा आ रहा है। अगर नॉर्मल प्रोविजन लग रहे हैं तो नॉर्मल प्रोविजन में भले वो एएमटी लग रहा है, बट उसके हिसाब से भी टैक्स जो आ रहा था वो 30,64,450 आ रहा था। तो ये एक महासागर वाला क्वेश्चन है जिसमें बहुत सारे कॉन्सेप्ट कवर होते हैं, जिसमें 10 AA आ रहा है, 35 AD आ रहा है, एएमटी आ रहा है, नॉर्मल टैक्स आ रहा है, 115 बीएससी आ रहा है, सब पॉइंट उसमें आ जाते हैं। तो एक बहुत ही बड़ा क्वेश्चन था करके। चलिए क्वेश्चन नंबर 7 जो है वो आपका सेट ऑफ कैरी फॉरवर्ड से मैंने ले रखा है। इसमें कोई बड़ी चीज नहीं है, इजी सा क्वेश्चन है, इजीली आप लोग इसको कर पाएंगे, ठीक है। इसको आप इजीली कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। क्वेश्चन नंबर 7 है। क्वेश्चन नंबर 8 भी आप ही करेंगे। अब क्वेश्चन नंबर 8 है, फिर क्वेश्चन 8 का सॉल्यूशन मैंने दे रखा है, आप इसको कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं आएगी आपको। क्वेश्चन नंबर 8, क्वेश्चन नंबर 9 मैं करा चुका हूं। क्वेश्चन नंबर 10 जो है वो क्वेश्चन नंबर 10 आपका जो क्वेश्चन है छोटा सा क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 10 जो है वो आपका छोटा सा क्वेश्चन है जिसमें 115 बीएससी मैंने लिया है। बहुत सारे क्वेश्चन में देखिए 115 बीएससी आ रहा है, 115 बीएससी आ रहा है। तो राकेश वाला जो क्वेश्चन है, दिस इज द 115 बीएससी का क्वेश्चन, और इसमें आपका रॉयल्टी से रिलेटेड है। और रॉयल्टी आपको 288 मिला है ना, आपको पता है बुक्स पे रॉयल्टी जो मिलता है वो बुक्स पे मैक्सिमम रॉयल्टी अगर परसेंटेज बेसिस पे मिल रहा है तो डिडक्शन पर्पस के लिए अपन 15% ही लेते हैं। तो वो 15% वाला एक एडजस्टमेंट है, वो इसमें है अंडर सेक्शन 80QQB। 80QQB वाला है वो एडजस्टमेंट आपको यहां पे मिलेगा करके, ठीक है। इग्नोर एएमटी प्रोविजन, देखिए यहाँ पे एएमटी प्रोविजन इग्नोर बोला है, अगर इग्नोर नहीं बोला होता तो यहाँ एएमटी प्रोविजन भी आप लेते। तो मैं बताऊं पहले 10 क्वेश्चन है ना वो बड़े मतलब क्या बोलते हैं कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चन है, बट बाकी वाले क्वेश्चंस देखोगे तो इतने कॉम्प्लिकेटेड नहीं है। 11 से लेके और 30 तक के क्वेश्चन है वो इतने कॉम्प्लिकेटेड नहीं है, इजी क्वेश्चन है, आप इसको प्लीज करिएगा करके, ठीक है। मैं अभी और नहीं कराऊंगा, आपको कोई डाउट है तो आप मुझे पूछ सकते हैं। आपको मैंने नंबर दे रखा है, मेरा व्हाट्सएप नंबर, जहां पे आप डाउट है वो पोस्ट कर सकते हैं। इंटरमीडिएट वाले जिन्होंने मेरे से बैच लिया था उसमें मैंने डाला था। तो मैं जिस दिन सैटरडे संडे को मैं फ्री रहता हूं मैं आपके रिप्लाई करता हूं। बट आप इन क्वेश्चंस को करिए जिससे आपके कॉन्सेप्ट है ना वो बड़े स्ट्रांग हो जाएंगे, पूरा रिवाइज हो जाएगा। मतलब आप समझिए ना, अगर आप ये करते हो डीटी पढ़ने के बाद, अगर आप ये सब क्वेश्चन करते हो तो फिर भाई साहब मतलब एकदम जबरदस्त आपको कॉन्फिडेंस है, वो कॉन्फिडेंस आ जाएगा करके, ठीक है। चलिए तो आज के लिए इतना बहुत है। अब आप लोग खुद करिएगा, इन क्वेश्चंस को खुद करिएगा। मैंने टीडीएस का एक क्वेश्चन दिया है, बम्पर क्वेश्चन इसमें करके, ठीक है, जिसमें टीडीएस के बहुत सारे एडजस्टमेंट लिए हैं और बहुत सारे उसके जो है। अब है ना बहुत सारे बच्चों का एक डाउट आता है सर टीडीएस टीसीएस हमको बहुत बड़ा लगता है, बहुत सारी चीज़ें है सर, याद रखे कैसे रखे करके, ठीक है। जितना याद रखता है उतना आप रखिए, बट एटलीस्ट जो सेक्शंस होती है 194 आपकी एच है, 194 जे है, 194 आई है, 194 आई ए, 194 आई बी, 194 एम, 194 एन, 194 सी, ये जो सेक्शंस है वो तो आपको याद रखनी पड़ेगी। 194 MN आ गया, उसके बाद 194 C आ गया, मतलब हाईजैक वाली जो सेक्शन है ना एक तो वो याद रखनी है आपको। हाईजैक हाईजैक जो सेक्शन है ना, हाईजैक दैट इज द HIJAC, वो याद रखनी है। और उसके साथ साथ आप 194 IA को याद रखिए, IB को याद रखिए, M को याद रखिए और N को याद रखिए। इतना तो एटलीस्ट आप याद रखिए। TCS कितना याद रहता है ठीक है, बट एटलीस्ट ये सेक्शंस है उसको तो आप याद रखिए। एक तो हाईजैक को याद रखिए, HIJAC, 194 IA, 194 IB, 194 M एंड 194 N है। इतना आप याद रखेंगे तो मोस्टली आपका काम एग्जाम में बन जाएगा। और हाईजैक में एक चीज ध्यान रखना, हर सेक्शन में क्या लिखा हुआ है, पेयर इज एनी पर्सन, मींस कोई भी पर्सन पेयर है उसको टीडीएस काटना पड़ेगा। लेकिन हाईजैक करके जो 5 सेक्शन ऐसी है ना जिसमें इंडिविजुअल एचयूएफ अगर पेयर है ना तो टीडीएस नहीं काटना। इंडिविजुअल एचयूएफ को टीडीएस तभी काटना है जब लास्ट ईयर का उसका टर्नओवर जो है, लास्ट ईयर का टर्नओवर है वो बिजनेस का 1 करोड़ से ज्यादा था या ग्रॉस एसेट 50 लाख से ज्यादा था तो ही टीडीएस काटना है, अदरवाइज टीडीएस नहीं काटना। किसमें, हाईजैक के केस में। हाईजैक में 194H, 194I, 194J, 194C, ये 5 सेक्शन ऐसी है जिसमें इंडिविजुअल एचयूएफ को तभी टीडीएस काटना है जब लास्ट ईयर का टर्नओवर 1 करोड़ से ज्यादा था या ग्रॉस एसेट 50 लाख से ज्यादा था, अदरवाइज टीडीएस नहीं काटना है करके। यू गॉट माय पॉइंट और नॉट? यस। तो बाकी क्वेश्चन आप करिएगा भाई। आप लोगों को ये क्वेश्चंस मैंने जो दिए हैं ये आईसीआई के ही क्वेश्चन है, हो सकता है इसमें से क्वेश्चंस आपको मिल जाए एग्जाम्स में वगैरह। तो भैया आपको क्वेश्चन करना चाहिए, बिकॉज हो सकता है इतने बड़े बड़े क्वेश्चन ना आए, क्योंकि मैंने यहाँ पे काफी बड़े बड़े क्वेश्चंस कवर किए, एग्जाम में इतने बड़े बड़े क्वेश्चंस ना आए, बट एटलीस्ट आपको जब करोगे तो आपको कॉन्सेप्ट है वो कॉन्सेप्ट आपके दिमाग में सब रिवाइज हो जाएंगे, ठीक है। चलिए आज के लिए इतना बहुत है, बाय, टेक केयर, ध्यान रखना अपना।